भारत की विदेश नीति के निर्धारक, यानी भारत की जो विदेश नीति, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की किस आधार पे हमारी डिसाइडेड होती है। देखो, फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये समझ लीजिए कि हमें का मतलब यहाँ समझना कि हमारा जो देश है वो किसी अन्य राज्य के साथ, राज्य का मतलब यानी अन्य किसी देश के साथ जब वह रिश्ते बनाता है तो कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है, किस आधार पे हम दूसरे के साथ अपना रिलेशन बनाते हैं। और इसमें रहेगा भौगोलिक कारक। देखिए, ठीक है, भौगोलिक कारक किसी राष्ट्र के क्षेत्रफल, विशेषताओं, संसाधन, आपस की भू राजनीतिक वातावरण को संदर्भित करता। भौगोलिक कारक का मतलब होता है किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति कैसे है, यानी उसका वातावरण कैसे है, क्षेत्रफल कितना है, संसाधन या भू राजनीतिक वातावरण को बताता है। इसी प्रकार जैसे आप देखोगे, भारत एक बहुत बड़ा राज्य है, यानी हमारा जो देश है एक बड़ा राष्ट्र है जिसके पास एशिया के सबसे दक्षिणी भाग में दुनिया का 7वां बड़ा भूभाग है। अगर हम एशिया की बात करें, ठीक है, अगर हम देखें एशिया के दक्षिणी भाग में, ठीक है, तो हमारा जो देश है दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर है, हमारा 7वां स्थान है। लगभग सभी प्रकार की भौतिक संरचना, मौसम, जलवायु, जल निकाय, वनस्पति और जीवों के रहने के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का बहुत लाभ मिला। यानी भारत की अगर देखोगे तो हमारे देश की जो जलवायु है, ठीक है, जलवायु जो है, हमारे देश का जो मौसम है, हमारे देश की जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, यानी हमारा देश जो है रिसोर्स के मामले में, जलवायु के मामले में, पर्यावरण के मामले में, सभी मामलों में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का लाभ भी बहुत मिलता है। ठीक है, यानी आपने देखा कि हमारे देश पर जलवायु काफ़ी अच्छी है, हमारे यहाँ ठंड भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है। यानी कई सारे देशों को आपने देखा होगा कि वहाँ पर गर्मी ही पड़ती, 12 महीने गर्मी ही पड़ रहा है। कहीं कहीं पर अगर ठंडी पड़ रही तो ठंडी ही पड़ रही है। तो यानी कहने का यहाँ पर मतलब ये होता है कि हमारे देश की अगर जलवायु की बात करें, अगर वातावरण की बात करें तो काफ़ी बेहतर है, भारत को इसका लाभ भी मिलता है। अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पर जैसे दाल है, चावल, यानी खाद्य पदार्थ, फल फ्रूट, सारी चीज़ों का उत्पादन होता है और भारत की जलवायु काफ़ी बेहतर है, इसलिए भारत को एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण लाभ भी मिला है। कई देशों के किनारे प्राकृतिक सीमाएं इसे शत्रुओं से बचाती हैं। जैसे बात करेंगे हमारा जो देश है, अगर आप देखोगे तो हाँ, एक तरफ हिमालय है, 3 तरफ से हमारा देश समुद्र से घिरा। इससे क्या होता है कि हमारी जो सेना है, अब जैसे समुद्री इलाका है, हमें वहाँ सेना कम लगानी पड़ती है, पाकिस्तान के साइड में और दूसरा चीन के साइड में, उसी दोनों साइड में तो हमें ज़्यादा सेना लगानी पड़ेगी। आपने देखा कि इंडियन आर्मी जो है, भारतीय जो सेना है वो पाकिस्तान यानी LOC पर ज़्यादा लगी है, और जो चीन का जो बॉर्डर हमारा लगता है वहाँ पर ज़्यादा सेना लगी, दूसरा बांग्लादेश के साइड लगी। अगर देखोगे तो हमारा जो मुंबई से अगर आप चलोगे, या गुजरात इलाका, मुंबई और जो पूरा एक गोवा और तमिलनाडु और पूरा एक केरल वाला जो इलाका है, और इधर बंगाल की खाड़ी से उधर पूरे इलाकों को देखोगे तो यहाँ पर हमें आर्मी को बहुत कम लगाना पड़ता है। यहाँ पर पूरा जो हमारी नेवी होती है वही संभालती है, यानी हमारा समुद्री इलाका जो है वह दुश्मनों से भी हमारे देश की रक्षा करता है। और एक तरफ आप देखोगे कि हिमालय हमारा बना ही हुआ, तो क्या होता है, जो हमारी हमारी जो ज्योग्राफी कंडीशन इस प्रकार की है, ये भारत को क्या करती है, कई बार मदद भी करती है और ये हमारी हेल्प भी करती है कि हमारी प्राकृतिक स्थिति ही ऐसी है। पूरा पश्चिम दक्षिण से देश को घेरने वाली लंबी तटीय रेखा भारत को स्थिति को मजबूत करती है। लंबी तटीय रेखा का मतलब होता है जो हमारा देश जो है 3 तरफ से जो, या कह सकते हो जो समुद्र से घिरा हुआ, ये हमारे देश को मजबूती प्रदान करता है। उसे हिंद महासागर में वैश्विक राजनीति और व्यापक दूरी बनाते हैं। आज हमारे देश के पास समुद्री इलाका भी है। अगर किसी देश के साथ हमारा मनमुटाव होता है, किसी प्रकार का हमारे साथ मतभेद होता है, तो जैसे पाकिस्तान के साथ आपने देखा कई बार उनके साथ हमारे रिश्ते खराब होते हैं, तो बोला जाता है ना, पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, या उसका पानी बंद कर दो, हम अपने इलाके में आने नहीं देंगे। यानी इसका भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे हमारे पास समुद्री इलाका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और अगर आप देखोगे बंगाल की खाड़ी के कई सारा आधा से ज़्यादा पार्ट, या हिंद महासागर का पार्ट देखोगे तो हमारे पास बना हुआ। इससे भी क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिला। हालांकि वही समुद्री पहुँच भी यूरोपीय शक्तियों को भारत का उपनिवेश बना दिया। अगर कहूँ तो अगर आप कह सकते हो कि भारत का समुद्री इलाका भारत को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मदद करता है, दुश्मनों से रक्षा करता है, तो उसी के उल्टा और अपोजिट दे सकते हो कि जो हमारे देश में जो अंग्रेज आए थे और लंबे समय तक हमारे देश को जिन्होंने गुलाम बना के रखा था, वो भी तो समुद्री रास्ते से आए थे। यानी अगर समुद्र हमारे लिए रक्षा का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है, तो उसी के रूप में आप कह सकते हो कि एक समय हमारे लिए कह सकते हो कि अच्छा नहीं था, जब हमारे देश पर अंग्रेजों, आपने सुना होगा ना, अगर मैं आपको बताऊं ना, इस देश में जैसे आपने सुना कि यहाँ पर सल्तनत काल चली, या आपने देखा होगा कि यहाँ पर मुगल आए थे, बाबर आया था, बहुत सारे लुटेरे आए थे, कह सकते हैं 712 से लेकर के लगभग कई सारे आक्रमणकारी थे। जितने भी आक्रमणकारी, सिकंदर, जितने भी आए थे यहाँ पर, जितने भी लोग आए थे, जितने भी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, सभी भारत के तटीय रास्ते से हैं। तटीय रास्ता हमारा कौन सा है, ये जो हमारा पाकिस्तान का इलाका लगता है, ठीक है, ये जो पाकिस्तान और जो सिंधु नदी वाला जो हमारा इलाका है, अफगानिस्तान वाला जो इलाका लगता है, इस रास्ते से सभी लोग आए थे, जितने हूण थे, जितने भी लोग थे, या कह सकते हो कि जितने भी
विदेश से आए थे या मुस्लिम जितने भी आक्रमणकारी थे सभी इसी रास्ते से आए थे, लेकिन जो अंग्रेज आया था वो समुद्री इलाकों से आया था। कह सकते हैं कि इसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है, जिस प्रकार हिमालय कह सकते हो समुद्री इलाका हमें बाहरी शत्रु से मदद करता है तो एक हमारे लिए हानिकारक। देखो कोई भी चीज़ होती है वो प्लस और माइनस दोनों चीज़ें करती हैं, कभी ये माइनस कभी प्लस में गया, तो माइनस इसलिए कह सकते हैं कि इसी रास्ते से अंग्रेज भी आ गया था और लंबे समय तक उन्होंने हमारे देश को गुलाम भी बनाए रखा। ठीक है, इसी प्रकार भौगोलिक कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है काफ़ी बेहतर है, हमारे यहाँ पर जलवायु, नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन काफ़ी बेहतर हैं, इसीलिए हमारी जो स्थिति है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छी है। ठीक है, आगे देखिए, भौगोलिक कारक एक अन्य महत्वपूर्ण निहितार्थ पड़ोसी देशों से संबंध जो कि उसके भौतिक स्थान के कारण बने हुए हैं। स्पष्ट रूप से किसी देश का पड़ोसी परिवेश उसके व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका। देखो भाई पड़ोसी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ये जितने भी देश हैं इन देशों के साथ भी हमारे जो रिलेशन है अच्छे होने चाहिए भाई। ठीक है, देखो किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति अच्छी है, लेकिन विदेश नीति में ये भी चीज़ें होती हैं कि उस देश की अपनी पड़ोसियों के साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें। देखो पाकिस्तान के साथ हमारे इतने ज़्यादा गतिरोध हैं, फिर भी हमारा जो व्यापार है या कह सकते हैं जो ट्रेड है वह लगातार हम ट्रेडिंग करते हैं, यानी संबंध भी है और यानी हमारे उनके साथ संबंध के साथ साथ हमारा व्यापार भी चलता है। सेम उसी टाइप पर अगर आप चाइना के साथ देखोगे, चीन के साथ भी अगर आप देखो गलवान घाटी संघर्ष रहा, और कह सकते हो आपने सुना होगा कि उन्होंने अरुणाचल में गाँव बसा लिया, अरुणाचल में घुसे चले आ रहे हैं, आपने सुना होगा समाचारों न्यूज़ चैनल में सुना। फिर भी हम चाइना के साथ हमारे साथ जो ट्रेड है वो ट्रेड लगातार चल रही है। तो कहने का मतलब है कि आपको गतिरोधों या संघर्षों के साथ साथ आपको अन्य प्रक्रियाओं को बाधित नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को अगर रोकेंगे तो काफ़ी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, देखिए हालांकि उसके पड़ोसी से इतना दोस्ताना माहौल नहीं। अगर आप भारत को देखोगे तो भारत के अगर देखोगे तो काफ़ी पड़ोसियों से हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हैं, जैसे नेपाल साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन। लेकिन कुछ देशों के साथ हमारे रिलेशन खराब हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे सीमा विवाद और संघर्ष की स्थिति हमारे साथ लगातार बनी रहती है। और पाकिस्तान के खिलाफ हम लोगों ने 4 युद्ध और चाइना के साथ हमने 1962 की लड़ाई भी लड़ रखी है। तो इसको भी आप कह सकते हैं। पाकिस्तान, भारत कई पड़ोसियों के साथ यदि सभी तो प्रेम और घृणा संबंध, इसीलिए भारतीय विदेश नीति में मुख्य विषय शायद हर समय अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्री संबंध बनाए रखना रहा है। यानी भारत की अगर बात करोगे, भारत के लिए विदेश नीति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि हम सभी देशों के साथ मित्रता का संबंध कैसे बनाओ, दोस्ती का माहौल कैसे बनाएं, क्योंकि कुछ देशों के साथ हमारे जो माहौल रिश्ते हैं वह काफ़ी बेहतर नहीं है, जैसे पाकिस्तान और एग्जाम्पल के तौर पर चाइना, आप जिन्हें आप कह सकते हैं। ठीक है, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी उपस्थिति को दूर दूर तक महसूस कराने की स्थान। जब हमारे संबंध सभी के साथ बेहतर होंगे तो हमारी जो स्थिति होगी वह काफ़ी बेहतर होगी। ठीक है, ये भौगोलिक कारक। अब हम चलते हैं आर्थिक कारक पे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा रहेगा आर्थिक कारक। देखिए ठीक है, आर्थिक कारकों में धातु, खनिज, जीवाश्म, उपजाऊ भूमि। आर्थिक कारक का मतलब होता है कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, देखो भाई जिसके पास प्राकृतिक संसाधन रहेगा वही तो अपने कोयले को, तांबा को, जितनी भी वस्तुएं होंगी वही तो बेचेगा, तभी तो कुछ रुपया पैसा आएगा, तभी तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, जैसे आपका घर है, आपके घर में सभी लोग नौकरी करेंगे, चाकरी करेंगे, काम करेंगे, नौकरी करेंगे, तभी तो आपके घर पर रुपया पैसा आएगा, तभी आपके पड़ोसी मानेंगे। आपने सुना होगा ना, जिसके यहाँ पर पैसा उसकी रिश्तेदारी चलती है, जिसके पास पैसा नहीं उसके रिश्तेदार भी छोड़ करके चले जाते हैं। उसी प्रकार से कहने का मतलब है जिसके पास आज के समय जिस देशों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी सभी कंट्रियां उसके साथ बेहतर और अच्छे संबंध रखेंगी। जो गरीब आदमी रहेगा उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। आप इसको बेहतर और भली भांति से जानते हो ना। वही कहने का वही चीज़ें यहाँ पर भी लागू होती हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे देखिए आर्थिक कारकों में अगर आप देखो, जैसे धातु है, खनिज है, ईंधन है, उपजाऊ भूमि है, मानव है, प्राकृतिक संसाधन है, मानव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों के साथ देश की आर्थिक विकास उच्च दर को प्राप्त करने में सभी की महत्वपूर्ण योगदान है। अगर देखोगे भारत को, अगर देखोगे तो जैसे हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं, या जितनी भी पानी है, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को या हमारे विकास की या डेवलपमेंट की जो उच्च दर है उसमें एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। यद्यपि आर्थिक कारक हमेशा देश की विदेश नीति के आधारभूत निर्धारक होते हैं। वही कह रहे हैं कि जो आर्थिक कारक होता है किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। लेकिन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के मद्देनजर इन कारकों का महत्व में से एक अनुपात प्राप्त कर लिया है। अगर देखोगे तो लगभग, अगर हम सभी देशों की बात करें तो लगभग सभी देश जो हैं, सभी देशों में जैसे वैश्वीकरण हो गया है, उदारीकरण का मतलब होता है कि उदार नीतियाँ अपनाना, उदारीकरण उसी को बोलते हैं।
ठीक है। जैसे उदारवाद को ही उदारीकरण बोला गया है, ठीक है। उदारवाद का मतलब ये होता है कि हम थोड़ा जो नियम कानून है, यानी स्टेट जो है वो अपने नियम और कानूनों को कम से कम लागू करे, ठीक है। यानी नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देना या उसकी बात करना ही उदारीकरण की नीति होती है, ठीक है। अगर देखेंगे तो आर्थिक कारक जो है वह लगभग सभी देशों ने प्राप्त कर लिया है, क्योंकि सभी देशों में जब से वैश्वीकरण हुआ है, उदारीकरण हुआ है और लोकतांत्रिकरण हुआ, तब से इस जो आर्थिक जो पहलू है लगभग सभी देशों ने कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त किया। आर्थिक वैश्वीकरण के मद्देनजर संसाधनों का दोहन अभूतपूर्व दर पर पहुंच गया है। जब से आर्थिक वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, हमारे जो संसाधन है उसका दोहन बहुत हो रहा है, ठीक है। जब से वैश्वीकरण हुआ है, अगर आप देखोगे संसाधनों का दोहन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखोगे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन भी ज़्यादा लग रहे हैं, जितने भी हमारे रिसोर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है, ठीक है। भारत प्राकृतिक और मानव संसाधनों की विशाल विविधता के साथ धन्य होने वाला भारतीय देशों में से। अगर आप देखोगे हमारा जो देश है, हमारे देश के साथ प्राकृतिक संसाधन भी देश है। हमारे देश में मैन पावर की कोई कमी नहीं है, हमारे देश में लोगों की कोई कमी नहीं है। अगर हमारे देश में इंसानों की कोई कमी नहीं है, ये हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छी और सौभाग्य की बात है। यानी हमारे देश में मान लीजिए जिस देश की जनसंख्या कम है वहाँ पर कोई कंपनी लग गई, कोई फैक्ट्री लग गई, कोई भी काम होगा तो लोगों की जनसंख्या कम होगी तो लोग बढ़ चढ़ के उसमें भाग नहीं लेंगे। यानी भारत के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि भारत धन धान्य से और प्राकृतिक संसाधनों से और मानव संसाधनों से भरा पूरा एक देश है, ठीक है। यह भी हमारे लिए भाग्यशाली देशों में से है। जीवाश्म ईंधन, यूरेनियम, सोने जैसी कीमत धातुएं जैसे कुछ बड़े आयात को छोड़कर भारत के पास लगभग सभी संसाधन हैं। अगर देखेंगे जैसे हमारे पास यूरेनियम ज़्यादा नहीं है, सोना बहुत ज़्यादा होता नहीं है, जीवाश्म ईंधन कम है, लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो भारत के पास लगभग सभी जितने रिसोर्स होने चाहिए उन सभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स हैं। अगर प्रचुर मात्रा में नहीं है तो दुनिया में एक जीवंत अर्थव्यवस्था की नींव जरूर रख सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है लेकिन भारत को काम चलाने के लिए यानी अपना घर चलाने के लिए हम अपना काम कर सकें, ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे घरेलू परिवेश। उसके बाद देखिए हमारा क्या रहेगा, घरेलू परिवेश। नेक्स्ट देखिए, सिद्धांतिक रूप से घरेलू परिवेश एक देश के भीतर सामान्य परिस्थितियां अजीबोगरीब हालत के लिए खड़ा जो किसी देश की विदेश नीति को आकार देने में अपनी छाप छोड़ते हैं। ये कह सकते हैं घरेलू परिवेश भी विदेश नीति में बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। यानी किसी भी देश की हालत बहुत ख़राब है या घरेलू परिस्थितियाँ खराब होगी तो उस देश की विदेश नीति पर बुरा और ख़राब या व्यापक असर पड़ता है, ठीक है। भारत की विशाल सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनूठे विक्रय बिंदुओं में से एक उदाहरण। यानी आप देखोगे तो हमारे देश में कई संस्कृति के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, फिर भी हम लोग क्या रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। अगर इसी प्रकार से हमारे देश में अगर मान लीजिए मतभेद होगा, एक दूसरे के मन में मनमुटाव होगा या कह सकते हैं घरेलू आंतरिक कलह होगी तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग मिलजुल कर रहेंगे और घरेलू परिवेश हमारा बेहतर रहेगा और हम एकजुट रहेंगे, राष्ट्र के लिए एक रहेंगे, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी काफ़ी बेहतर बनेगी और काफ़ी अच्छी बनेगी, ठीक है। और दूसरी ओर उदाहरण के लिए भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी के कारण भारतीय विदेश नीति पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव सहित अरब और मुस्लिम देशों के होने वाले अन्य देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना अनिवार्य है। देखो यहाँ पर क्या बताया, मैं थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर देखो सुनो, कह रहे हैं कि भारत में जो मुस्लिम आबादी है वह दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम आबादी है वो आपको पता होगा कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस देश में रहते हैं, वह स्विट्जरलैंड में रहते हैं, लगभग 24 करोड़, ठीक है। लेकिन भारत में जो है वो लगभग 22 करोड़ है। अगर मैं बोलूँ इससे ज़्यादा है, एक एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ, एक फिगर करेक्ट हो सकता है, लगभग पीछे का है जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। एक समझ लीजिए कि भारत में जो है वह नंबर 2 पर मुस्लिम आबादी है। और क्या होता है, हमारे देश में मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है और हमें जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, चाहे आर्ब कंट्रियाँ हो या गल्फ कंट्रियाँ हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश है, इनके साथ हमें बेहतर संबंध बनाना पड़ेगा। इसी के साथ देखोगे इसके विपरीत इस्लामी आयाम ने भारत को तथाकथित मुस्लिम दुनिया में काफ़ी गहरी समझ विकसित करने में सक्षम बनाया, ठीक है। यानी जितनी भी मुस्लिम या गल्फ कंट्रियाँ हैं उनके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, बेहतर और अच्छे संबंध बनाना पड़ेगा। श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों में तमिलनाडु की राजनीति हमेशा एक निर्णायक कारण बनी। यही मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका में जो तमिल रहते हैं, जब उनको परेशान किया जाता है या कुछ भी होता है तो भारत की राजनीति हमेशा उसमें एक क्या करती है, कारक बनी रही है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों के आधार पर कार्य करता है। वहीं कश्मीर की स्थिति भारत और पाकिस्तान के लेकर के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना। यानी कह सकते हो घरेलू परिवेश भी, ठीक है, आपका घरेलू परिवेश। यानी अगर बात करें कश्मीर में जिस प्रकार से कश्मीरियों को लेकर के पाकिस्तान की जिस प्रकार की नीति है, उसी प्रकार से इंडिया में जितने भी मुस्लिम हैं उनको लेकर, जितनी भी गल्फ कंट्रियाँ हैं उनको लेकर के आप कह सकते हैं, या श्रीलंका में जितने भी तमिल रहते हैं उनको लेकर के भारत की जो नीति रही है, ये सारे कह सकते हो कि घरेलू परिवेश को काफ़ी डिसाइड करते हैं और फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। अगला जो रहेगा नेतृत्व
व्यक्तित्व। देखो नेतृत्व व्यक्तित्व का मतलब ये होता है कि लीडरशिप कैसे है, ठीक है। अगर हम विदेश नीति की बात करें, जो हमारे संबंध, जो दूसरे देशों से संबंध, जो रिलेशन है, उसमें लीडरशिप भी बहुत बात है। जैसे अमेरिका में देखो, अमेरिका में अगर आप देखोगे तो जब वहाँ पर ट्रंप की सरकार थी, ट्रंप की सरकार जो थी, अगर आप वहाँ पर देखोगे जितनी भी मुस्लिम कंट्रियाँ थी, जितनी भी गल्फ कंट्रियाँ थी, उनके साथ अमेरिका के जो संबंध थे काफ़ी बेहतर संबंध है। उसी प्रकार से जितने भी बाहर के लोग अमेरिका में काम करते थे, उनके वीजा पर काफ़ी रोक लगाने की कोशिश की गई ट्रंप सरकार के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर ट्रंप की सरकार जो कहती थी कि हम अमेरिका के लोगों को पहली प्रायोरिटी में रखेंगे, उनको लोगों को हम नौकरियाँ देंगे, यानी अमेरिकन फर्स्ट, यानी भैया अमेरिका के लोगों को पहले नौकरी मिले, इस प्रकार की हमारी नीति रहेगी। अगर अमेरिका इस प्रकार की नीति अपनाएगा तो बड़ी संख्या में भारत के लोग और अन्य देशों के लोग अमेरिका में जो नौकरियां करते हैं उनके लिए खतरा और खतरे की स्थिति थी। उसी प्रकार आप देखोगे जब शीत युद्ध चल रहा था, उसमें भी लीडरशिप का बड़ा रोल है। उसी प्रकार से अगर मैं बताऊं कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस टाइप पर भारत की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी, चाहे हमारे साथ चीन की नीति रही हो, चाहे अमेरिका के साथ नीति रही हो, चाहे पाकिस्तान के साथ, देखो जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तब अमेरिका के साथ या कैसे पाकिस्तान के खिलाफ, मैं बताऊँ आपको लोग ज़्यादा समझ पाएंगे, जब मनमोहन सरकार थी उस टाइम पर पाकिस्तान के साथ हमारी जो पॉलिसी थी वो थोड़ा चेंज थी। लेकिन जब से इस देश में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, चाहे वो धारा 370 का मामला रहा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, ये जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें आपने देखा कि भारत की जो पॉलिसी है, यानी जो हमारी जो नीति है, उनमें एक बड़ा चेंज और एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिला। जिस प्रकार से जितनी भी चीज़ें हुई और उसका एक मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया गया, जिस प्रकार भारत की सरकार समय समय पर बोलती भी रहती है, यानी गवर्नमेंट बोलती रहती है। तो ये चीज़ें क्या, यानी नेतृत्व, देखो लीडरशिप जब बदलेगी किसी भी राज्य में या किसी भी स्टेट में, जब लीडरशिप बदलेगी, जब वहाँ पर पॉलिसी यानी राजनीति बदलेगी, यानी एक पार्टी हट करके जब दूसरी पार्टी आएगी, तो वहाँ के जो लोगों के संबंध हो गया, फॉरेन पॉलिसी जो होगी उसमें जरूर परिवर्तन आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से परिवर्तन, जब यहाँ पर पंडित नेहरू की सरकार थी, तो वहाँ पर देखोगे जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी तो उसकी लीडरशिप अलग थी। इंदिरा गांधी की सरकार, राजीव गांधी की सरकार, अटल बिहारी की जो सरकार रही, उसके साथ पाकिस्तान के दूसरे संबंध रहे, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से बस चलाना, लाहौर शिमला समझौता, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये उसी प्रकार से मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि अलग अलग समय पर जैसे लीडर, देखो दो चीज़ें हैं, देखो बीजेपी की सरकार अटल बिहारी की भी थी और बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी की है, लेकिन दोनों की फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान के साथ जो नीति है, उन दोनों में डिफरेंस आपको देखने को जरूर मिला होगा। देखो वाजपेयी की जो सरकार थी, वाजपेयी की सरकार ये थी कि पाकिस्तान के साथ वो संबंध बनाने के लिए जाती थी, बार बार, चाहे शिमला समझौता रहा हो या बस चलाना रहा हो या तमाम तरह के व्यापारिक जो संबंध है उसको बेहतर बनाने की ओर जाते थे, कि वाजपेयी चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन बनाएं। लेकिन वहीं पर जब बीजेपी की सरकार 2014 में आती है और नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथ में आता है, तब वहां पर पाकिस्तान के जो साथ संबंध है वह बिल्कुल दूसरी और विपरीत दिशा में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होता है, नेतृत्व में जब चेंज आता है, जब परिवर्तन आता है, तो इसमें आपको चेंज ये जरूर देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से सोवियत संघ का जो राग, यानी कहते हैं लीडरशिप चेंज होने से फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा और व्यापक चेंज आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला जो हमारा है वैचारिक पूर्वाग्रह, इसको देखिए वैचारिक पूर्वाग्रह क्या है, ठीक है। देखो वैचारिक पूर्वाग्रह का अर्थ होता है किसी विशेष विचारधारा के लिए एक नेता का निहितार्थ या स्पष्टता की प्रतिबद्धता। देखो कई सारे जो लीडरशिप होती है वो पहले से बहुत ज़्यादा स्पष्ट रहती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वैचारिक स्पेक्ट्रम दो ध्वजों के रूप में कार्य करते हैं, पूंजीवाद, समाजवाद। शीत युद्ध के लगभग अवधि में रहा वैचारिक पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि लंबे समय तक शीत युद्ध चलता रहा। और शीत युद्ध क्या रहा, एक वैचारिक लड़ाई थी ना, एक तरफ समाजवाद कह सकते हैं यूएसएसआर का जो समाजवाद था, दूसरा अमेरिका का पूंजीवाद था। लंबे समय तक इनके वैचारिक पूर्वाग्रह चलते रहे और इसी के कारण क्या रहा, सभी देशों की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें काफ़ी बड़ा और काफ़ी परिवर्तन और काफ़ी आपको बड़ा चेंज जरूर देखने को मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि शीत युद्ध में देखो, यानी जो हमारी सोच है, ठीक है, दोनों एक प्रकार की त्यागी, एक प्रकार का अप्रोच है, दोनों सोच थी, विचारधाराएं थी, यानी दो विचारधाराएं आपस में टकरा रही थी और लंबे समय तक इसके कारण कई देशों के विदेश नीति में काफ़ी परिवर्तन है। यानी विचारधारा भी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आपकी विचारधारा कैसे, यानी आपकी अप्रोच कैसे, आपकी थिंकिंग कैसे है, यह भी फॉरेन पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जैसे यहाँ पर शीत युद्ध का बताया, तो शीत युद्ध जो था वो पूरी वैचारिक लड़ाई थी और उसी वैचारिक लड़ाई में आप देखोगे कि शीत युद्ध के दौरान जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसी प्रकार से कह सकते हैं कि नेहरू की सरकार रही हो, तो जैसे गुट निरपेक्ष बने रहना, किसी भी गुट में ना जाना, ये सारे वही कहा कि हम किसी भी गुट में, भारत की फॉरेन पॉलिसी इसी प्रकार थी। शीत युद्ध में ना तो हमने अमेरिका के साथ संबंध बनाए, ना तो हमने यूएसएसआर के साथ गए, यानी हम गुट निरपेक्ष बने रहे, हम किसी भी गुट में शामिल रहे। तो एक वैचारिक पूर्वाग्रह था, दोनों में चला था, यानी हमने पहले से ही वैचारिक संबंध बनाए थे, यानी हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। अगला जो इसमें रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य।
देखो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का मतलब होता है कि फॉरेन पॉलिसी जो निर्धारित की जाती है उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किसी भी देश की आंतरिक गतिविधियों के अलावा बाहरी और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य समान रूप से यदि अधिक नहीं तो किसी देश की विदेश नीति की प्रकृति और जोर का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। देखो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कैसा है, इसके द्वारा भी विदेश नीति को काफ़ी हद तक निर्धारित किया जाता है। इससे भी विदेश नीति पर काफ़ी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसे अलग ढंग से कहें तो घरेलू कारक एक सक्रिय विदेश नीति के निर्माण में मदद करते हैं, वही अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य स्थिति बनाते हैं। यानी जो घरेलू परिवेश होगा वह विदेश नीति बनाने में मदद करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य होते हैं वो क्या करते हैं, स्थिति को बेहतर बनाएंगे। इनमें किसी देश की स्थिति पर प्रतिक्रिया करनी पड़े तो अंततः उसकी विदेश नीति पाठ्यक्रम बन जाएगी। यानी जो विदेश नीति होगी, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो होगी, वह हमारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसा है या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, वह भी फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। तथ्यों की बात के रूप में किसी देश की विदेश नीति का अधिकांश संचालन अंतर्राष्ट्रीय परिदेश द्वारा। देखो आज भी देखोगे, अगर आप देखोगे जैसे यूनाइटेड नेशन है, WTO है, ठीक है, WTO है, विश्व बैंक है, आज भी ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी हर देश की विदेश नीति में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करें। यानी अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है वह विदेश नीति में काफ़ी, आप जैसे आप देखोगे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशन का मैंने आपको नाम बताया, इन चीज़ों, इन लोगों के जो कानून नियम है इनको भी ध्यान में रखना पड़ता है और इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपनी विदेश नीति को बनाना पड़ता है। यानी ये सारी चीज़ें भी विदेश नीति में क्या होता है, बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित होते हैं और इन चीज़ों को ध्यान में रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कारकों का प्रभाव विदेश नीति पर इतना गहरा है कि यह तर्क देना गलत नहीं होगा कि अक्सर एक देश अपने बाहरी संबंधों के घरेलू मोर्चे पर जो प्रस्ताव रखता है वह अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर निपटाया जाता है। यानी हम जो घरेलू अपनी जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय नियम कैसे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे हैं, इन भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है और इनके आधार पर ही विदेश नीति को तैयार भी किया जाता है। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि महाशक्तियों की आर्थिक सैन्य जैसे दिग्गज देश जैसे अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ये सारे जो देश हैं इनकी विदेश नीति कुछ हद प्राप्त करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने के बजाय प्रभावित करते हैं। भारतीय विदेश नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की निर्धारण भूमिका पहले दिन से ही स्पष्ट थी। नेहरू ने निश्चित रूप से सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए चलते होते हैं और समाजवादी जीवन के प्रति प्रेम को देखते हुए, लेकिन शीत युद्ध की गतिशीलता को उन्हें गुटनिरपेक्ष जाने के लिए मजबूर कर दिया था। देखो क्या कह रहे हैं कि नेहरू जो थे वो समाजवाद को जरूर मानते, ठीक है, नेहरू जो थे वो समाजवादी थे और समाजवाद को ज़्यादा मानते थे और उस टाइम पर शीत युद्ध चल रहा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य ऐसा था कि हम यूएसएसआर का समर्थन नहीं कर सकते थे और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए हमें गुटनिरपेक्ष बना रहना पड़ा। यानी हम ना तो अमेरिका के साइड गए ना तो हम यूएसएसआर के साइड गए, यानी हमें गुटनिरपेक्ष, हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना पड़ा। ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के कारण ही हो रहा। यानी दोनों महाशक्तियों के साथ हमें समान दूरी रखनी पड़ी। यानी ना तो हमें अमेरिका के साथ जाना था, ना तो हमें यूएसएसआर के साथ जाना था। ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखकर ही बना। भारत कभी भी पाकिस्तान और चीन के साथ अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए युद्ध के लिए नहीं जाता, लेकिन उसके जुझारू पड़ोसी ने इसे अलग अलग समय पर उसके साथ युद्ध लड़ने के मजबूर किया। अगर आप देखोगे तो भारत कभी भी युद्ध लड़ने के लिए ना तो चीन के साथ ना तो पाकिस्तान के साथ वो युद्ध लड़ने के लिए कभी भी नहीं करता। लेकिन क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य ऐसा बनता है और पड़ोसी ही कुछ ऐसा कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी भारत को युद्ध लड़ना पड़ता है। 1964 में अपने परमाणु बम का विस्फोट नहीं किया होता तो देश के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को परमाणु उपकरण विस्फोट की ओर पर मोना भारतीय विदेश और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के कल्पना से परे होता। यानी जब से भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो उससे भी हमें काफ़ी सिक्योरिटी मिली है और काफ़ी चीज़ें, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को भी हमें काफ़ी देखना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी कह सकते हैं कि विदेश नीति में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जैसी होगी वो विदेश नीति को काफ़ी डिसाइडेड करेगा और विदेश नीति उसको ध्यान में रख करके ही बनाई जाएगी। अगला कह सकते हैं लघु निर्धारक, ठीक है, लास्ट क्या रहेगा हमारा जो लास्ट पार्ट क्या है, लघु, यानी कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से लघु निर्धारक हैं जो फॉरेन पॉलिसी को डिसाइडेड करते हैं। देखो प्रमुख निर्धारकों के अलावा देश की विदेश नीति के निर्माण में कई छोटे कारकों को भी वास्तव में मान्यता दी जाती है। आरंभ करने के लिए राजनीति की संवैधानिक संस्थाओं विभिन्न स्तरों और अलग अलग समय पर विदेश नीति के कदमों को अंतिम रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। लीग ऑफ नेशन में सीनेट द्वारा अमेरिका प्रवेश की अस्वीकृति देश में उत्कृष्ट मामला है। भारत के प्रति उस देश की नीति निर्धारित करने में पाकिस्तानी सेना की भूमिका कोई छिपी तथ्य नहीं है। भारत में भी जैसे संसद कुछ राजनीतिक संस्थाएं विदेश नीति के उपायों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे भारत पाकिस्तान असैन्य परमाणु समझौते के मामले में किया गया है। देखो लघु निर्धारक क्या होता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी बनेगी वह पार्लियामेंट भी डिसाइड कर सकती है, ठीक है, यानी पार्लियामेंट को भी उसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी ये नहीं कि फॉरेन पॉलिसी नेता ही डिसाइड कर लेंगे, सरकार ही डिसाइड कर लेगी, बल्कि भारतीय संसद जो होगी वह भी काफ़ी हद तक डिसाइड करेगी और संसद का भी इसमें काफ़ी अहम रोल होगा। संसद
संसद के आधार पे ही विदेश नीति को, यानी इसके आधार पर भी विदेश नीति को बनाया जा सकता है। यानी संसद का भी विदेश नीति में अहम रोल होगा और वह भी विदेश नीति को बनाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, जनता की राय को प्रभावित लोकतांत्रिक देशों में अधिक महत्व प्रदान करता है, जहां सरकार देश के मामलों को चलाने में जनता की भलाई के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। यदि कोई सरकार जनमत की अवहेलना करने लगेगी तो नीति के पक्ष में निर्णय में अहंकार दिखती है, तो जनता के से गंभीर प्रतिरोध की संभावना होगी। देखो, कोई भी सरकार हो, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही विदेश नीति को बनाना होगा। ये नहीं है कि हम आम लोगों को, जो लोग हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में ना रखें और विदेश नीति अपने मनमानी से बनाएं, ऐसा नहीं चलेगा। आम जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को ध्यान में रखना पड़ेगा और उन लोगों के ध्यान में रखकर ही विदेश नीति को बनाना पड़ेगा। श्रीलंका के मामले में भारतीय हस्तक्षेप के मामले में यह काफ़ी देखा। श्रीलंका को लेकर के भारत ने जो हस्तक्षेप किया था तमिलों को लेकर के, क्योंकि तमिलनाडु के लोगों की ऐसी मांग थी कि भारत सरकार उसमें इंटरफेयर करे, तब भारत की सरकार ने वहाँ पर अपना दखलंदाजी की थी। यानी तब उसने जाकर के बीच में कुछ ना कुछ किया था। यानी कह सकते हैं कि आम लोग जब सरकार पर प्रेशर डालेंगे तो सरकार फॉरेन पॉलिसी में परिवर्तन कर सकती है या फॉरेन पॉलिसी में चेंज कर सकती है। ठीक है, भारत में दलीय व्यवस्था की गतिशीलता भी इसका विदेश नीति में काफ़ी हद तक प्रभावित किया। देश की राजनीति परिदृश्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के प्रभुत्व के दिनों में भारतीय विदेश नीति में कभी भी चीन के खिलाफ खुले तौर पर खुले जाने की अनुमति नहीं थी। यानी जब हमारे देश पर, देखो, राजनीति भी काफ़ी हद तक डिसाइड करती है। देखो, राजनीति का मतलब, देखो, कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान के खिलाफ जो नीति थी अलग प्रकार की थी। बीजेपी के साथ जब बीजेपी जब सरकार आई, मोदी की जब सरकार आई, तो पाकिस्तान के खिलाफ हमारी नीति में परिवर्तन आया। यानी राजनीति भी विदेश नीति को काफ़ी हद तक डिसाइडेड करती है। उसी प्रकार से जब हमारे देश पर कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का जब प्रभाव था, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था थोड़ा बहुत, तब चीन के खिलाफ हम लोग काफ़ी, हमारी देश जो था वह काफ़ी खुल करके नहीं बोलता। यानी जब जैसे उसी प्रकार श्रीलंका के प्रति नीति पर बड़े पैमाने में प्रभावित किया। यानी कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति, यानी किस पार्टी की सरकार है, उसकी कैसे सोच है, उसकी कैसे अप्रोच है, ये भी विदेश नीति को काफ़ी हद तक क्या करती है, डिसाइडेड करती है। उदाहरण के लिए भारत में कृषि लॉबी ने कृषि संबंधों और गतिविधियों को विश्व व्यापार संगठन WTO के वास्तव भारत में प्रतिक्रिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। यानी विश्व व्यापार जो संगठन है उसके नियमों को हमें काफ़ी मानना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान के साथ अगर आप देखोगे तो उनके साथ भी हमारे व्यापारिक संबंध चलते रहते हैं, चाहे कितने भी युद्ध हो जाएं, ऊपर से लड़ाई होती रहती है, ऊपर से सैनिक मरता रहता है, नीचे से व्यापार चलता रहता है। उसका रीजन क्या है कि हमने WTO यानी व्यापारिक जो संबंध है उन रूल को, उन नियमों को हमें पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर आप चीन के साथ देखोगे, चीन के साथ भी हमारे सीमा विवाद है और कई प्रकार की चीज़ें, फिर भी हमें उन चीज़ों को मानना पड़ता है। ठीक है, राय सीमा हिल्स डायलॉग के संगठन जुड़ा हो। इसी प्रकार संक्षिप्त में ऐसे कई न्यून कारक है जो विदेश नीति को, ऐसे बहुत सारे कारक जो विदेश नीति को निर्धारित करते हैं और शीर्ष क्रम में आगे नहीं आते हैं, परंतु भारत की विदेश नीति कुछ विशिष्ट बनावट की प्रकृति और रूपरेखा में उसकी छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी ऐसे छोटे छोटे भी, यानी पार्टियां भी डिसाइडेड होती हैं, भाई लोगों की राय कैसे है, जनता कैसे बिहेव कर रही है, और ये कह सकते हैं दूसरा संसद कैसे नियम कानून बना रही है, इसके द्वारा भी विदेश नीति को काफ़ी हद तक डिसाइड किया जाता है। ये भी विदेश नीति में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले करते हैं।